वो साल था 1978 और तारीख 21 अगस्त, जब तड़के सुबह दिल्ली के कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में तकरीबन 40 से 42 साल की उम्र का एक शख्स दाखिल होता है। उसके चेहरे पर खौफ और शरीर पर चोट के निशान थे। अपना परिचय देते हुए उसने बताया कि वो देश के रक्षा मंत्री का बेटा है, लेकिन इसके बाद उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस के होश भी उड़ गए और यहीं से साल 1978 में भारतीय राजनीति को झकझोर देने वाली वो कहानी सामने आई, जिसने न सिर्फ दिल्ली के सत्ता की नींव हिला दी, बल्कि उसी की वजह से देश के एक दिग्गज दलित राजनेता के हाथ में प्रधानमंत्री की कुर्सी आते आते फिसल गई। सेक्स, सियासत और साजिश की ये एक ऐसी कहानी है जिसे भारत का पहला राजनीतिक सेक्स स्कैंडल कहा जाता है। वो सेक्स स्कैंडल जिसका मुख्य किरदार या शिकार तो बिहार के विधायक सुरेश कुमार राम थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा खामियाजा उनके पिता बाबू जगजीवन राम को भुगतना पड़ा। दरअसल पिछड़ी जाति से आने वाले बाबूजी यानी जगजीवन राम उन दिनों प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी थे। लेकिन तब के राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे बन रहे थे जिसकी वजह से यह लगभग तय माना जा रहा था कि मोरारजी देसाई के बाद जगजीवन राम ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे। लेकिन उनके बेटे सुरेश राम की एक गलती की वजह से करीब करीब हाथ में आ ही चुकी प्रधानमंत्री की कुर्सी बाबू जगजीवन राम के हाथों से हमेशा के लिए छिटक गई। सेक्स, सियासत, सत्ता और साजिश की बिसात पर खेले गए इस राजनीतिक खेल को तब नाम दिया गया था ऑपरेशन सुरेश राम। किसने रची थी ये साजिश? कैसे फंसाया गया सुरेश राम को सियासी जाल में? कौन थी उनकी गर्लफ्रेंड सुषमा चौधरी? और इस पूरी कहानी में बिहार के वर्तमान जेडीयू नेता किशन चंद्र त्यागी यानी केसी त्यागी का रोल क्या था? चलिए करते हैं शुरुआत इस कहानी की, ऑपरेशन सुरेश राम की। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अगस्त 1978 की उस शाम से, जब सुरेश राम अपनी 21 साल की गर्लफ्रेंड सुषमा चौधरी के साथ दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ रवाना हुए। सुरेश की गर्लफ्रेंड सुषमा चौधरी बागपत मेरठ की एक जाट लड़की थी, जो उन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। सुरेश के पास एक मर्सिडीज बेंज कार थी, दोनों उसी कार में सवार थे। लेकिन उनकी कार जैसे ही गाजियाबाद के मोहन नगर के पास पहुंची, उन्हें एहसास हुआ कि कोई गाड़ी उनकी कार का पीछा कर रही है। चूंकि सुरेश राम तकरीबन 40-42 साल के एक शादीशुदा व्यक्ति थे, रक्षा मंत्री के बेटे थे और बिहार विधानसभा के सदस्य भी, इसलिए बदनामी के डर से 21 साल की अपनी गर्लफ्रेंड सुषमा के साथ अपने अंतरंग संबंधों को दुनिया की नजर से छिपा कर रखते थे। इसी डर की वजह से जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि गाड़ी से कोई उनका पीछा कर रहा है, वैसे ही उन्होंने अपनी मर्सिडीज बेंज कार की रफ्तार तेज कर दी। लेकिन उस शाम उनकी किस्मत खराब थी। हुआ ये कि मोहन नगर गाजियाबाद रोड पर उनकी कार से एक राहगीर को टक्कर लग गई। टक्कर भी जोरदार थी। उस आदमी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना में सुरेश राम की कार भी बुरी तरह डैमेज हो गई। यह हादसा ओल्ड मॉन्क रम बनाने वाली मोहन मेकिन्स कंपनी के ठीक सामने की रोड पर हुआ था। भीड़ इकट्ठा हो गई। इससे पहले सुरेश कुछ समझ पाते, तभी उस भीड़ में से कुछ लोग जोर जबरदस्ती से सुरेश की कार का दरवाजा खुलवाकर उनकी कार की डैशबोर्ड में रखा एक लिफाफा लेकर फरार हो गए। ये सब कुछ देखकर कार में सवार सुषमा और सुरेश घबरा गए, बेहद घबरा गए। इसी घबराहट में सुरेश राम ने अपनी कार जबरन मोहन मेकिन कंपनी के अंदर घुसा दी, जिसकी वजह से वहां मौजूद गार्ड शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मोहन मेकिन के मालिक कपिल मोहन के भतीजे अनिल बाली अपने दफ्तर से भागते हुए बाहर आए। पहली ही नजर में उन्होंने कार में बैठे सुरेश राम को पहचान लिया। इसके बाद सुरेश राम ने बाली से ये कहते हुए मदद मांगी, कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे, इसी की वजह से उनकी कार से दुर्घटना हो गई। सुरेश के आग्रह पर बाली ने तुरंत उन्हें और सुषमा को एक दूसरी गाड़ी में बिठाकर दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। लेकिन दुर्घटना के समय उनकी कार से जो लिफाफा गायब किया गया था, वही लिफाफा सुरेश राम और उनके पिता बाबू जगजीवन राम और एक तरह से उनके पूरे परिवार के भविष्य के लिए एक अभिशाप साबित हुआ। दरअसल सुरेश राम की कार का पीछा करने वाले लोगों ने
उनके कार के डैशबोर्ड से जो लिफाफा निकाला था उसमें सुरेश और सुषमा की बेहद निजी और आपत्तिजनक करीब 45 से 50 तस्वीरें थी। सुषमा के साथ अपने निजी पलों की ये तस्वीरें खुद सुरेश राम ने अपने पोलरॉइड कैमरे से क्लिक की थी। पोलरॉइड कैमरे को इंस्टेंट कैमरा भी कहा जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जो तस्वीर लेने के तुरंत बाद रासायनिक रूप से विकसित प्रिंट पर तस्वीर निकाल देती है। इस घटना की अगली सुबह यानी 21 अगस्त 1978 को सुरेश राम दिल्ली के कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस में यह शिकायत दर्ज करवाई कि पिछली रात तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने उन्हें और उनकी फ्रेंड सुषमा चौधरी को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया था। अपहरण के बाद उन्हें मेरठ ले जाया गया और जबरदस्ती कुछ कागजों पर दस्तखत कराने की कोशिश की गई। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया और यह धमकी दी गई कि अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनकी और सुषमा की आपत्तिजनक तस्वीरें सार्वजनिक कर दी जाएंगी। सुरेश की शिकायत ने दिल्ली पुलिस को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यह कोई आम मामला था ही नहीं। यह देश के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के परिवार से जुड़ा हुआ बेहद हाई प्रोफाइल केस था। लिहाजा आनन फानन में पुलिस जांच में जुटी। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि सुरेश राम का केस सिर्फ अचानक घटी एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई एक राजनीतिक साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसमें देश के कई दिग्गज नेता पर्दे के पीछे से शामिल थे और इन्हीं नेताओं के इशारे पर सियासत और साजिश की वो पूरी प्लानिंग तैयार की गई जिसे ऑपरेशन सुरेश राम नाम दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रकरण में जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी चरण सिंह और राज नारायण का नाम भी सामने आया था। इसके पीछे मंशा यह थी कि सुरेश राम की निजी जिंदगी की तस्वीरों का इस्तेमाल करके उनके पिता बाबू जगजीवन राम की साफ सुथरी, कर्मठ और ईमानदार छवि को कमजोर करके उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सके। धीरे धीरे इस बात का खुलासा भी हुआ कि साजिश को अंजाम देने के लिए केसी त्यागी और ओमपाल सिंह जैसे नेताओं को चुना गया था। ये दोनों नेता खुद को राजनारायण का चेला कहा करते थे। उस वक्त बिहार के केसी त्यागी उस वक्त एक युवा नेता के तौर पर उभर रहे थे, जबकि ओमपाल सिंह किसान सम्मेलन कार्यालय के सचिव थे। बताया यह जाता है कि राजनारायण के इशारे पर इन्हीं दोनों लोगों ने लंबे समय तक सुरेश राम की हर गतिविधि पर नजर रखी थी। सुरेश राम की जासूसी करते हुए केसी त्यागी और ओमपाल सिंह ने यह जानकारी भी हासिल कर ली थी कि सुरेश राम की सुषमा के साथ नजदीकियां हैं और पोलरॉइड कैमरे से वो अपने निजी पलों की तस्वीरें भी लेते हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें उनके कार में भी पड़ी हो सकती है। दरअसल 20 अगस्त 1978 की उस शाम को केसी त्यागी और ओमपाल सिंह अपने कुछ अन्य साथियों के साथ एक दूसरी कार में सवार होकर सुरेश और सुषमा पर नजर रखने के लिए ही उनकी कार का पीछा कर रहे थे। लेकिन संयोगवश इस दौरान मोहन नगर गाजियाबाद में जैसे ही सुरेश की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, वैसे ही इन लोगों को वो मौका मिल गया जिसके इंतजार में वो कई महीनों से थे और फिर आनन फानन में ये लोग सुरेश की कार से तस्वीरें निकालकर फरार हो गए। केसी त्यागी और ओमपाल सिंह के जरिए सुरेश और सुषमा की तस्वीरें राज नारायण के पास पहुंच गई, जिसके बाद राज नारायण ने सार्वजनिक तौर पर एक बयान देते हुए कहा था, तस्वीरें इतनी ज्यादा विकृत और आपत्तिजनक हैं कि उन्हें बयां नहीं किया जा सकता। इसके कुछ ही रोज बाद यही तस्वीरें सूर्य नाम की एक पत्रिका में छपी। सूर्य पत्रिका की संचालक उन दिनों मेनका गांधी हुआ करती थी। कहा जाता है कि संजय गांधी के कहने पर पूरे 2 पन्नों में सुरेश और सुषमा की ये तस्वीरें सूर्य पत्रिका में छापी गई। तस्वीरें इतनी सनसनीखेज थीं कि इनके छपने के बाद से सूर्य की बिक्री अचानक आसमान छूने लगी। डिमांड इतनी ज्यादा थी इस पत्रिका की कि ब्लैक मार्केट में मुंह मांगी कीमत पर बेची जाने लगी। इस तरह यह खबर आग की तरह देश में फैली। इसके बाद से सुरेश राम और सुषमा सिर्फ 2 व्यक्ति नहीं बल्कि एक सनसनीखेज राजनीतिक कहानी के मोहरे बन गए। दरअसल उनके जरिए यह हमला सीधे बाबू जगजीवन राम पर किया गया था, जो उस समय देश के सबसे अनुभवी, डिजर्विंग और प्रधानमंत्री के सबसे सशक्त उम्मीदवार माने जा रहे थे। बाबूजी यानी जगजीवन राम एक दिग्गज दलित नेता थे। वो नेता जिसने दशकों तक भारतीय राजनीति में ईमानदारी और मेहनत के दम पर अपनी एक खास जगह बनाई थी। 1969 में उन्हें निर्विरोध कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस का साथ निभाने के बाद साल 1977 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी का साथ दिया। हालांकि वो एक बेहद अनुभवी और भारत के शीर्ष दलित नेता थे, फिर भी सत्ता के शिखर तक पहुंचने की उनकी राह आसान नहीं थी।
दरअसल उनके जो दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे उनमें एक थी इंदिरा गांधी, दूसरे चौधरी चरण सिंह। इन दोनों नेताओं को इस बात का एहसास और डर भी था कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अगर कोई नेता प्रधानमंत्री बनने की सबसे ज्यादा काबिलियत रखता है तो वो जगजीवन राम है। ऐसे में उन्हें कमजोर करना जरूरी था और यहीं से उस राजनीतिक साजिश की शुरुआत हुई थी जिसे ऑपरेशन सुरेश राम नाम दिया गया था। कहा तो यह भी जाता है कि अपने बेटे के साथ घटी इस घटना के तुरंत बाद जगजीवन राम ने राजनारायण से मुलाकात कर समझौते की कोशिश भी की। यहां तक कहा था कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दी जाएगी, लेकिन साजिश के सूत्रधार किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे और वो तस्वीरें सूर्या पत्रिका तक पहुंचा दी गई थी, जिसके बाद यह स्कैंडल एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। इस पूरे प्रकरण ने जगजीवन राम की साख को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इसके बाद 1979 में वो विपक्ष के नेता बने और 1986 तक संसद में रहे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना हमेशा के लिए बिखर गया था। उधर सुरेश राम की जिंदगी भी तबाह हो चुकी थी, पूरी तरह टूट चुके थे। इसके कुछ सालों के बाद ही बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। इस तरह एक आदमी जो भारत का पहला दलित प्रधानमंत्री बन सकता था, वो अपने बेटे की भूल की कीमत चुकाकर इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया।